नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर हम संवत 2080 को देखें तो ये साल काफ़ी हद तक कमोडिटीज़ के हिसाब से रहा। पिछले एक साल में हमने सोने में करीबन 35% और चांदी में करीबन 45% तक की तेज़ी आते हुए देखी है। ऑल टाइम हाइज यहाँ पर सोने और चांदी ने इस साल भारतीय बाजारों में बनाए। एक और सेक्टर जो काफ़ी बेहतरीन काम किया वो था यहाँ पर मेटल्स, जहाँ पर मल्टी वीक मल्टी ईयर हाइज हमने बनते हुए देखे। एनर्जी की अगर बात करें तो ये इकलौता ऐसा सेगमेंट है जहां पर हमने नेगेटिव के साथ पिछला ये साल खत्म होते हुए देखा। लेकिन अब संवत 2081 के लिए क्या क्यूज हैं, कहां पर आपको पैसे लगाने हैं और कैसा हो आपका पोर्टफोलियो, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में बेहतरीन मेहमान शामिल हैं। हमारे साथ हैं अजय केडिया जो हैं डायरेक्टर केडिया कमोडिटीज़ के, नवीन माथुर डायरेक्टर हैं आनंद राठी से, कुणाल शाह वीपी हैं निर्मल बांग से, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं एनएस रामास्वामी हेड ऑफ कमोडिटीज़ एट वेंचुरा सिक्योरिटीज़। रवि देवरा जुड़ेंगे हमारे साथ स्टूडियो से बाहर, लेकिन वो डायरेक्टर हैं कुंवरजी ग्रुप के। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अजय, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और मुझे याद है 2024 में $2400 का टारगेट के साथ आपने पिछला साल यहाँ पर शुरुआत किया था, लेकिन वो लेवल्स तो ना सिर्फ बहुत जल्दी निकल भी गए बल्कि हम ऑल टाइम हाइज लगातार यहाँ पर बनाते रहे। अब कोई नारा है 2025 के लिए, संवत 2081 के लिए? नमस्कार मनीषा जी, और आपको और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। डेफिनेटली पिछले साल थोड़ा सा पेसिमिस्टिक था, जब हम 1700-1800 बार में टच कर रहे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था, बट जो गिवन एनवायरनमेंट बन रहा था वो ऐसा लग रहा था कि 24 में 2400 होना चाहिए। एंड एग्जैक्टली हमने देखा प्राइजेस 2400 तो टच कर ही गया था, बट ओवर एक्सटेंड होते हुए हमने अभी ऑलमोस्ट $2800 देख चुके हैं। बट 2025 की अगर बात करूं तो ये साल काफ़ी बड़ा वॉलेटिलिटी वाला होने वाला है। नो डाउट जिस ढंग से हमने ग्लोबल रिपोर्ट्स और बाकी मार्केट टॉक चल रही है कि 3000 होगा, 3100 होगा, वो लग भी रहा है कि टेक्निकली राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। जियोपॉलिटिकल टेंशन में 24 में जो पॉइंट्स थे वही हम 25 में कैरी कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि 2025 में मार्केट हायर साइड भी दिखेगा और एक अच्छा करेक्शन भी मुझे लग रहा है जो हम लोग रिपोर्ट्स में हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हायर साइड तो डेफिनेटली 3100 दिखता है, बट मुझे लगता है 25 में सेकेंड हाफ जो रहेगा वो एक बेहतरीन करेक्शन का मौका रहेगा जो लेने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। मे बी वापस हम 2400 देखें। 24 वाले जो लेवल थे वो वापस हम 2025 में 2400 तक भी मुझे दिखता है, बट वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम एंड तक रहने वाली है जो अच्छे मौके देंगे सभी को। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, लेकिन एक मुनाफा वसूली का यहाँ पर जरूर इंतजार करें जो मच अवेटेड है और शायद नए साल में देखने को मिलेगी भी। कुणाल तो मुझे पूरा साल चिल्ला चिल्ला के एक चीज कहते रहे, तुम्हें पता है कितना ट्रिलियन डॉलर्स का यहाँ पर डेट है यूएस में, क्यों नहीं खरीदेंगे सोना और चांदी? तो क्लियरली कुणाल वो चीजें यहाँ पर पॉजिटिव रही हैं, आगे जाकर भी रह सकती हैं। एट द लेटेस्ट काउंट आई थिंक 35-36 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पर अब डेट है यूएस के ऊपर। कितना फायदा अगला संवत सोने चांदी में इसको मिलता हुआ दिखेगा? तो सबसे पहले सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं, आपको भी मनीषा जी। सो थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग। और मेरा आउटलुक गोल्ड में अभी भी बहुत बुलिश है। जैसे मनीषा जी ने आपको बताया, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्लोबल डेट स्टैंड्स एट $100 ट्रिलियन, उसमें जो 36 ट्रिलियन डॉलर यूएस की है। सो अगर इनको डेट को सर्विस करना है, मतलब ब्याज देना है उसके ऊपर, तो $1 ट्रिलियन का तो आज आधा परसेंट इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद ब्याज देना पड़ रहा है उनको, $1 ट्रिलियन। तो आगे जाके एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं। सो नो मैटर क्या डेटा आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेंट्रल बैंक्स विल हैव टू लिव विद द हायर इन्फ्लेशन, वी विल हैव टू लिव विद द हायर इन्फ्लेशन। पैसे की वैल्यू कम हो रही है और आगे जाके भी कम होने वाली है। ये डेट कभी रीपे नहीं हो सकती है, आइदर वॉर होगी या ये डेट रीपे नहीं हो सकती है, नई डेट और बढ़ती रहेगी। सो ऐसे सिनारियो में जब पैसे की वैल्यू कम हो रही है तो गोल्ड और सिल्वर में बड़ी मंदी होने की जगह नहीं है। मेरा बेस केस सिनारियो है मैक्सिमम $100 का करेक्शन आ सकता है कभी भी। सो $1 घट सकता है गोल्ड के प्राइजेस। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखे गए तो 75,000, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो $2600, उससे ज़्यादा मुझे ख़राब नहीं लग रहा है। और $3,100 कंजर्वेटिवली 2025 में आते हुए लग रहा है। सो कंजर्वेटिव हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके अगर दर्शकों को आप कहते हैं, बट इट्स अ नो ब्रेनर नाउ
Okay. गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में से बहुत लोगों को लगता है इतना बढ़ गया है, जो आपको भी क्वेश्चन पूछते हैं शो पे, या बहुत बढ़ गया है तो क्या हमें बेच देना चाहिए, क्या इज द राइट टाइम टू बुक द प्रॉफिट्स? तो अगर इस दिवाली पर अगर आपने सोना अभी भी नहीं लिया है तो अभी भी इस दिवाली पे भी आप खरीद सकते हैं। अगली दिवाली आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन ब्राइटनेस दिखा सकती है। मिस्टर रामास्वामी, सोने और चांदी के बीच में से आप क्या चूज कर रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि चांदी ज़्यादा ही बेहतर होगा इस दिवाली में। सोना तो है ही डेफिनेटली, बट एग्रेसिव बाइंग शुड इज सजेस्टेड फॉर सिल्वर। बेसिकली मनीषा जी, ये जो गोल्ड सिल्वर रेशियो का जो एवरेज जो चल रहा है 68-50 का जो पॉइंट 68.50 का एवरेज इज नाउ टुडे, यदि आप 2700 गोल्ड पर आउंस कंपेयर टू 34 सिल्वर का, चांदी का, तो लगभग 81 का चल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह का जो ट्रेंड है, तो शायद इवन इफ गोल्ड वेयर टू गो अप बाय 5% यहाँ से लेके यदि हम 80,000 के लेवल्स पे यदि हम देखें, तो इसमें कम से कम 10 to 12% का बढ़त चांदी में दिखाई दे रहा है। तो लगभग 98,000 का लेवल से हमें लग रहा है कि चांदी जो है एक स्पीडी रेज ऑन द राइज में चांसेस दिखाई दे रहा है। एंड यदि हम गोल्ड की जनरल बात करें, द प्राइसेस ड्राइव करने के लिए दो फैक्टर होती है। एक है जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी बताया है कि एक है फिनेंशियल कंपोनेंट और दूसरा है इकोनॉमिक कंपोनेंट। तो ये इकोनॉमिक कंपोनेंट तो रही वहां पर जो यूएस की या ग्लोबल जीडीपी एंड अदर नंबर्स की, इन्वेस्टमेंट डिमांड की तरफ से, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट से मुझे लग रहा है गोल्ड में ईटीएफ का बाइंग का बहुत स्कोप है। जिस तरह कुणाल ने अभी जैसा बताया कि फिजिकल डेफिसिट and financially that crisis conditions mein gold is always going to be higher. So these are all the ballooning impact which can help, and उसमें गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले में यदि पूछे गए तो मुझे लग रहा है चांदी के साथ आप ज्यादा जहां पर जाना चाहेंगे। नवीन, आप कैसे देखते हैं, आपका झुकाव किस तरफ है और आप क्या कहेंगे, क्या है एक बेहतरीन तरीका यहां से खरीदने का? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि यहां से भी खरीदो, अगला एक साल बेहतरीन जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि एक सही लेवल चूज करने के इंतजार में हम रह जाते हैं। तो क्या SIP करें, ETFs करें, कैसे खरीदें और आप क्या खरीदेंगे? मनीषा, सबसे पहले तो आपको सारी क्रू को, CNBC आवाज़ एंड इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। 33% गोल्ड बढ़ा है डॉलर टर्म्स में, एंड इंडियन टर्म्स में अगर बात करें तो तकरीबन 24% पिछली दिवाली से अभी तक। सिल्वर हैज़ आउट परफॉर्म्ड ऑल द कमोडिटीज़। आई एग्री विद राम दैट सिल्वर हैज़ बीन एन आउट परफॉर्मर। तकरीबन 41%, 40% के आसपास चांदी ने डॉलर टर्म्स में रिटर्न्स दिए हैं, और तकरीबन 34% के आसपास चांदी ने MCX इंडियन मार्केट्स में रिटर्न दिए हैं। सब लोगों ने बताया, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने बताया, स्पीकर्स ने बताया, देयर आर वेरियस फंडामेंटल फैक्टर्स विच आर लीडिंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस टू न्यू हाइज। पिछले हफ्ते ही गोल्ड ने तकरीबन मेरे ख्याल से 80,000 के आसपास, 79,000 समथिंग ऑट फिगर, द गोल्ड टच्ड एन ऑल टाइम हाई। द प्राइसेस इन द डॉलर टर्म्स 2,750 के आसपास हैं। सिल्वर ऑल्सो टच्ड a lakh, which we used to talk about since 2012-11. Not even talk about कि पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन अब क्या लाख के ऊपर जाएंगे प्राइसेस? मुझे लगता है थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा चांदी में। सो बहुत सारे विकल्प हैं इन्वेस्टमेंट के, जैसे आपने मनीषा पूछा। एक तो एक्सचेंज इटसेल्फ, फिजिकल बाइंग. You can also think about the ETFs similarly, and now you have the funds of funds also on the gold. I think it depends के आपका risk appetite और आपका क्या view है gold को लेके. I think for a general retail customer, I would say ETFs are the best option to invest. Staggered way में invest करना चाहिए, सारा एक साथ मत लगाइए क्योंकि volatility रह सकती है, जैसे बाकी speakers ने भी कहा. तो मेरा मानना ये है कि आपको 10 से 12% हमेशा अपना इन्वेस्टेबल कॉर्पस जो है सोने में और चांदी में लगा के रखना चाहिए फॉर अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. एंड वो हमने देखा भी मनीषा कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो रोल बुलियन अदा करता है वो कोई और एसेट क्लास अदा नहीं करता. Absolutely. सो मेरे ख्याल से ETFs would be the best option for people to be invested at. And if somebody wants to take deliveries and all, then you should go for kind of MCX and even sovereign gold bonds. The issuance may be little delayed now with whatever has seen over the past couple of months, but I think sovereign gold bonds and the ETFs should be the best option in a staggered way to invest bullion के अंदर सोने for a चांदी long के time. अंदर. ओके रवि, एक सवाल आपसे भी यहाँ पर, और सोने और चांदी में आप क्या यहाँ पर चूज कर रहे हैं अगले संवत के लिए?
जब से पहले तो आपको सीएनबीसी परिवार की पूरी टीम एंड मेरे जो कलीग है पैनल पे एंड दर्शकों सबको दीपावली की शुभकामनाएं। डेफिनेटली हमारा प्रेफरेंस सिल्वर पे ही रहेगा, जैसे आगे भी बात हुई। सिल्वर प्रेफरेंस में चाइना फैक्टर एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टिमुलस मेजर्स और सीरीज ऑफ मेजर्स, वो पॉलिसी टर्म से हो या वो फाइनेंशियल टर्म से, दोनों मेजर्स काफी अच्छे आ चुके हैं। तो अभी तक सप्लाई कोई इश्यू नहीं था। 3 साल से सप्लाई वाइज सिल्वर डेफिसिट में चल रहा है, और डिस्पाइट के आप पूरे साल के अगर चाइना के ट्रेड डेटा देखो, इसमें चाइना की जो डिग्रोथ भी रही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में, बट उसका सिल्वर का जो इंपोर्ट है लगातार 9% से बढ़ा है, और साथ में डेफिसिट भी बढ़ रही है। लास्ट ईयर 17% डेफिसिट आया थी। तो अगर चाइना इतना पेस से आगे जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में अगर एक्सपेंशन हुआ, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर की डेफिसिट और बढ़ सकती है, और डिमांड काफी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर नेक्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और आप जो सिल्वर ईटीएफ की बात कर रहे थे, नवीन जी बात कर रहे थे, डेफिनेटली सिल्वर ईटीएफ एक बेटर ऑप्शन है। जो लोग पैसिव इन्वेस्टर है, इसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। एंड इसमें भी आप एसआईपी करें, क्योंकि अगर प्राइसेस आपको हायर लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि मींस कि ये एसआईपी के दौर पे ये देखना चाहिए, हर महीने की कोई तारीख सिलेक्ट कर ले और उस टाइम आप ईटीएफ में बाय करें। मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन होगा। सेकंड है कि जो टारगेट वाइज पर बात करें, मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में 40% से ज्यादा रिटर्न ये साल में दे चुका है। स्टिल मुझे लग रहा है कि यहाँ वैक्यूम है। ये साल में $38 से $39 ये आराम से दिखा सकता है। तो ये तो हमारा पहला सेगमेंट था जहां पर पूरा का पूरा ध्यान हमने सोने चांदी को दिया, और क्यों ना, क्योंकि हमने यहां पर इसे ऑल टाइम हाइज बनाते हुए देखा है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन क्योंकि जब लौटेंगे तो बात करेंगे दूसरी कमोडिटीज की। ये आपके पोर्टफोलियो में कितनी कैसे होनी चाहिए और किस तरह के रिटर्न्स या टॉप ट्रेडिंग कमोडिटीज जो यहाँ पर हमारे पैनल के पास हैं वो आपसे शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। बात अगर पिछले संवत की हो तो मेटल्स ने भी यहाँ पर अच्छे खासे गेंस दिखाए हैं। कॉपर ने 18%, एल्यूमिनियम में 17.5% और जिंक में 24% की तेजी देखने को मिली। एक सेक्टर जिसने बेहतरीन परफॉर्म नहीं किया, जो भारत के लिए एक्चुअली अच्छा है, वो है एनर्जी, जहाँ पर कच्चे तेल में करीबन 15 से 16% की गिरावट देखने को मिली। यही हाल काफ़ी हद तक एग्री कमोडिटीज़ का भी रहा, एक मिक्स ट्रेंड। अगर खाने के तेलों को हटा लिया जाए तो बाकी सारी चीज़ों में गिरावट थी। ऑफकोर्स कोको, कॉफ़ी में 40 से 50% की तेज़ी भी थी। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे इस पर भी अजय जी, टॉप ट्रेडिंग कमोडिटीज अगर हम मेटल्स, एनर्जी, एग्री पकड़ के चलें तो आप अगले संवत के लिए कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कमोडिटी की सुपर साइकिल चल रही है। जिस ढंग से हमने पिछले 5 साल में देखा, हर एक सेक्टर में कोई ना कोई कमोडिटी आगे पीछे चल रही है। वहीं अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल अभी तक जिस प्रोमिनेंट स्पीड से बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। खास करके कॉपर थोड़ा सा हमें लगता है कि लैग रहा है। काफ़ी वेरियस का कारण है, चाइना से उम्मीद काफ़ी थी, बट इस बीच में 2 ऐसे मेटल थे जो अभी स्लोली एंड स्टडीली बढ़ रहे हैं, वो है जिंक और एल्यूमिनियम। तो मुझे लगता है दोनों ही कमोडिटी में एटलीस्ट हम 30% की तेज़ी देख सकते हैं। सप्लाई साइड ठीक है, हमारी जगह पे हम देख रहे हैं कि बार बार में कभी डेफिसिट में आ रहा है, कभी सरप्लस में आ रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो ग्रोथ स्टोरी है। बिकॉज अब आप देखिए सेंट्रल बैंक रेट कटौती पे आ चुके हैं। कोई भी सेंट्रल बैंक हो, तो बैंक ऑफ कनाडा हो, चाहे हम यूएस फेड देख रहे हैं, ईसीबी, बीओई, चाइना, सभी एफर्ट्स ले रहे हैं। तो इकोनॉमी जब ग्रो होगा तो कहीं ना कहीं मेटल की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी। तो कॉपर में हमने थोड़ा सा लैकलस्टर देखा है बीच में, लेकिन मुझे लगता है कॉपर नए हाइस डेफिनेटली दिखाएगा। जो ऊपर में मुझे लगता है कंजर्वेटिवली 1020 तक का लेवल एमसीएक्स पे दिखा रहा है। इंटरनेशनल में हम पहले देख रहे थे कि $12,500 तक जाएगा, अब थोड़ा कंजर्वेटिव हो चुका है, बट 1020 तक का लेवल मुझे लगता है कॉपर करंट लेवल से भी अगर लिया जाए तो एक बेहतरीन, क्योंकि ईवीज के अंदर जब हम बात करते हैं तो बिना कॉपर के चल नहीं सकता है। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, ये सरप्राइज था कि 200 के नीचे सस्टेनेबल था और अब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, 240 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कंटिन्यू। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये तेजी जारी रहेगी, जहाँ पे मुझे लगता है कि 280 तक कंजर्वेटिवली मुझे लगता है कि दिखा सकता है, क्योंकि अगेन एनर्जी, पैकेजिंग इंडस्ट्री और खास करके Q4 जो होना है, यहाँ पे हम देखते हैं एक तो चाइना हॉलीडे से पहले बाइंग आती है, बुक्स काफ़ी स्ट्रांग होने की रहती है, साथ में स्मेल्टर्स के ऊपर भी कुछ कंसर्न्स रहते हैं। तो ये सबको देखते हुए, और लास्ट अगर मैं एल्यूमिनियम की अगर बात करता हूँ मेटल में से, तो मुझे जिंक की बात करता हूँ तो रैली काफ़ी अच्छी हुई। हमने 300 का लेवल छुआ, करेक्शन भी किया, बट यहाँ पे भी मुझे लगता है 330 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं हम एग्री सेक्टर में जाते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी एग्री के अंदर
ठीक है मोमेंटम अपनी जगह पे, बट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं रहा। एक कारण ये भी रहा है कि लोगों का रुझान पिछले 3-4 सालों में इक्विटी मार्केट पे ज़्यादा रहा है। मैं काफ़ी ट्रैवल भी करता हूँ तो बहुत जन से सुना हूँ, अरे इक्विटी में रिटर्न्स बन रहे हैं तो कौन जाए कमोडिटीज़ में, ये काफ़ी मैंने देखा। लेकिन मुझे लगता है एग्री के अंदर स्कोप काफ़ी अच्छा है। इस वक्त भी गवर्नमेंट्स इकोनॉमी का ध्यान जो है बड़ी कमोडिटीज़ पे ज़्यादा है, रादर देन हमने ऑयल सीड में देखा एक स्लो डाउन हुआ है। तो आपकी टॉप पिक कहाँ रहेगी फिर? अगर टॉपिक की बात करें तो मुझे लगता है मसाले पे नज़र रखना चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि धनिया जो 2 साल से चला नहीं है, जिस रंग से बैलेंस शीट भी टाइट होते जा रही है, तो धनिया में मुझे लगता है ये रैली कर सकता है वापस। जो 9,000 से 9,400 तक का लेवल दिखता है, जो कॉम्पोजिटली अगर रखे 30% तक का रिटर्न बनता है। सेकंड आ जाता है हल्दी, जो बैलेंस शीट काफ़ी टाइट है बट टेक्निकली मार्केट चल नहीं पा रहा है अभी तक, बट 12,000 का जो लेवल हम देख रहे हैं बार बार में सपोर्ट ले रहा है, ये अच्छा एक लेवल है जो मुझे लगता है 20,000 तक का जो लास्ट हाई है वो तो एटलीस्ट अचीव कर पाएगा। एंड लास्ट अगर हम जीरे की बात करें, बैलेंस शीट थोड़ी बहुत हम मिक्स है, बट यहाँ पे भी मुझे लगता है कंजर्वेटिवली जाए तो 34,000 तक का लेवल। तो मसाले मुझे लगते हैं कि अगले साल के लिए एक लाइमलाइट में रहनी चाहिए। ऑलराइट, तो स्पाइसेस में यहाँ पर स्पाइस बरकरार रह सकता है, तेजी यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। आप कैसे देखते हैं टॉप ट्रेडिंग यहाँ पर एनर्जी और मेटल्स में? आई एम श्योर मेटल्स आपके यहाँ पर फेवरेट रहे भी हैं, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं 30% तक की बढ़त, आप क्या उतनी अज्यूम कर रहे हैं अगले संवत? ओके, इन मेटल्स इट इज़ यूएस वर्सेस चाइना। सो जहाँ पे यूएस इन्फ्लेशन नीचे करके प्रिंटिंग करने जा रहा है, रेट कट, चाइना एट द सेम टाइम, चाइना वाज वेटिंग फॉर यूएस टू कट द इंटरेस्ट रेट। अभी चाइना स्टिमुलस पे स्टिमुलस ला रहा है, रेट कट कर रहा है। सो ओवरऑल मेटल का जो इंक्रीमेंटल सप्लाई साइड आप देखेंगे, जो हम स्टडी करते हैं, सो जो कॉन्सेंट्रेट मार्केट है कॉपर में, एल्यूमिनियम में, ये दोनों मार्केट बहुत टाइट है। कॉपर की जो रिफाइंड सप्लाई है, जो स्मेल्टर्स है, स्मेल्टर की कैपेसिटी बढ़ रही है, बट जो कॉन्सेंट्रेट है, जो कॉपर के और वो नहीं मिल रहे हैं। सो इसकी वजह से कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दोनों मार्केट हमारी नज़र में बहुत बुलिश रहेगी आगे जाके। चाइना से डिमांड ग्रोथ कम हो रहा है, चाइना इज नॉट इवन ग्रोइंग एट अ डबल डिजिट डिमांड ग्रोथ रेट फॉर मोस्ट ऑफ दिस मेटल्स। बट जैसे दूसरी इकोनॉमीज है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑल दीज इकोनॉमीज आर ग्रोइंग। जैसे इंडिया की कॉपर डिमांड डबल डिजिट ग्रोथ से ग्रो हो रही है। सो कॉपर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 800 रुपया के आसपास आप बाई करोगे तो आप में इसमें कंजर्वेटिवली 20% रिटर्न गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में मिल सकते हैं। सो कमोडिटी एज अ असेट क्लास इज इन अ स्ट्रक्चरल बुल रन। और मुझे लग रहा है कोई भी डिप कमोडिटीज़ में, स्पेशली मेटल्स लो या गोल्ड और सिल्वर लो, सिल्वर भी हमारी टॉपिक है, बट मेटल्स में कॉपर और एल्यूमिनियम, एल्यूमिना के प्राइस ऑलरेडी आप देखेंगे 500 युआन से लगातार 20% की रैली आ गई है। सो ऐसे में मंदी की कोई कमोडिटी में होने नहीं वाली है। नेक्स्ट दिवाली भी के बाद भी अच्छा ही टाइम रहेगा, एक और चमकती हुई दिवाली देखने को मिलेगी। मिस्टर रामास्वामी, गोल्ड सिल्वर की बात हम कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा कोई आपकी टॉप ट्रेडिंग कमोडिटी जो आप सजेस्ट करेंगे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? बिल्कुल मनीषा, पोडियम में प्राइस मिलती है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इस तरह में आपने मुझे गोल्ड और सिल्वर बता दिया, फिर भी मैं नंबर 1 में फिर भी सिल्वर को रखूंगा। और नंबर 2 को शायद क्रूड को मंदी के तरफ मैं देखूंगा, और कच्चे तेल का। और तीसरा जो है मेरा हिसाब से, जो अन्य लोग बता रहे थे, एल्यूमिनियम, जो मेटल के हिसाब से जब देखें तो मुझे लग रहा है अराउंड 245 का प्राइस लेवल से, जिस तरह का बॉक्साइट का सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है, और यहाँ से लेके 270-280 तक भी जा सकती है एल्यूमिनियम में, तो लगभग 12 to 13% का बढ़त एल्यूमिनियम में दिखाई दे सकती है। रही बात कच्चे तेल की, तो लगभग जो स्विंग है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है इस पूरे साल में, पर हर अगले दिवाली के आसपास तो लग रहा है ये 62-65 के डॉलर के 60 तक भी जा सकता है। सिटी की एक रिपोर्ट है, ये तो भी हो सकती है। और रही मेरा नंबर 1 पिक, दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये जिस तरह हम ETF की बात कर रहे थे, सिल्वर की या फंड जो बात कर रहे थे, वहां पर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बहुत बड़ी एडवांटेज कस्टमर्स को मिली है। Silver, the first one. Okay. For all the good reasons, growth prospects and everything. Number 2? The number 2 would be natural gas. Means I think you would see an upside in 2025 for a simple reason that the winter would be a little stronger this time. The demand would be higher. And anytime, whenever we have seen the heating increased days, which has increased by 5%, and all you all see the spike in the natural gas prices, not for the investment purposes, I'm saying about the returns, Manisha. And at the same time, there has been an historical pattern. 2024 में भी inventory shrink हुई थी, तो उसकी वजह से भी there is a bullish tendency. So I would say silver, copper
and natural gas. Silver for investment, copper again for the returns, and natural gas pure for the trading purposes if one has an appetite. ओके रवि, आपकी क्या सेंस है? आपका 1 2 3 क्या है? जब से दो पिक मैंने एग्री बास्केट दो है नॉन एग्री से लिया एंड पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि पहले जब पिक देना था तब लग रहा है कि शायद मैं अलग बास्केट में ना हूँ, बट अभी तक क्योंकि मेरा नंबर लास्ट था तो अभी तक जो पिक आई वही मेरी रिपीटेशन होगी. फर्स्ट वुड बी सिल्वर भी मैंने बाइंग रिकमेंडेशन में टॉप लिस्ट में रहेगा. मुझे लग रहा है कि 1,18,000 तक के लेवल आपको सिल्वर में आते हुए दिख सकते हैं एंड प्राइसेस 94 93 एक अच्छा बॉटम सपोर्ट है. मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में प्राइसेस जाने चाहिए और अच्छे रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है. सेकंड एल्यूमिनियम होगा. एल्यूमिनियम क्यों बाइंग साइड है? क्योंकि एल्यूमिनियम कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम बढ़ रहा है और सामने प्राइसेस अभी भी मींस के वर्सेस जिंक कॉपर अभी भी मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल वाइज ये कमोडिटी अभी भी अंडर वैल्यूड है. यहाँ पे बाय करना है. 278 का साल का टारगेट होगा. तो दो पिक नॉन एग्री बास्केट से होगी. एग्री बास्केट से भी दो पिक है. पहला कपास है, जिस हिसाब से कपास का लेके प्राइसेस है और ये ऑफ सीजन में प्राइसेस चल रहे हैं. ऑन सीजन में मुझे लग रहा है यहाँ से प्राइसेस और बढ़ने चाहिए. तो प्राइस वाइज पैरिटी 3 से 4 साल बाद मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी वापस आ सकते हैं. सेकंड है कि कॉटन के प्राइसेस पे इंटरनेशनल मार्केट में 70 के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं लगातार एक महीने से. प्राइसेस एक सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है. तो कपास टॉप पिक होगी. 1700 के लेवल आपको ये साल में आते हुए दिख सकते हैं. तो फार्मर जो अपना स्टॉक लेके अभी अराइवल्स का एक पिक टाइम है अक्टूबर नवंबर, तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छी कमोडिटी अगले साल हो सकते हैं. और लास्ट बट नॉट लिस्ट ये चाइना फैक्टर पे ही है, वो है कैस्टर ऑयल. अगर चाइना में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में एक्सपेंशन हुआ तो कैस्टर सीड एंड कैस्टर ऑयल दोनों की डिमांड है हमारी बढ़ेगी. एंड कैस्टर ऑयल के प्राइसेस जिस हिसाब से लास्ट ईयर से 100 रुपीज ऊपर चल रहे हैं. मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी पैरिटी होगी एंड मुझे ये साल में 7100 तक के लेवल कैस्टर सीड में दिख रहे हैं. तो एल्यूमिनियम सिल्वर एंड साथ में कैस्टर सीड एंड कपास से 4 पिक होगी. दोनों वेटेज मैंने सेम रखा है. सब अपने फंडामेंटल पे बेस्ड है. बट अगर मेरी एक प्रायर पिक चारों में से पूछे तो वो सिल्वर ही रहेगी. राइट. तो खरीदारी पे नंबर 1 यहाँ पर चांदी आती है और सोने में भी खरीदारी करके ही चलना चाहिए. मेटल्स में एल्यूमिनियम को नंबर 1 का दर्जा दिया गया है. कच्चे तेल में कुछ बिकवाली, नेचुरल गैस में खरीदारी और जहाँ तक एग्री है वहाँ पर मसाले, कैस्टर, कॉटन सीड ऑयल केक, इन सब में खरीदारी के मौके आप अगले संवत में यहाँ पर ढूंढ सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में 4 चांद भी लगा सकते हैं. लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और सभी वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अगले साल के लिए हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए भी. आप सभी की दिवाली यहाँ पर बेहतरीन हो, खुशियाँ लाए और आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लाए. इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर.